नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार गुलजार, जहां पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है सेंसेक्स निफ्टी में। और आज की तेजी गुलजार इसलिए नहीं है कि इंडेक्स में तेजी है, इसलिए है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप फ्रंट लाइन इंडेक्स पे देखेंगे तो करीब करीब 1/4% की बढ़त है सेंसेक्स में। निफ्टी भी करीब करीब 1/4% ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 3/4% की बढ़त है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 3/4% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर एडवांस डिक्लाइन में नजर डालेंगे तो करीब करीब 1785 या कह लीजिए 1800 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और करीब करीब 800 शेयर ऐसे हैं जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज के लिए क्लियर कट आउट परफॉर्मर है आईटी, रफली 2.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली और साथ साथ सपोर्ट मिला है निफ्टी बैंक का। यहां से भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के सपोर्ट के दम पर भी करीब करीब 2-2.5% की तेजी यहां भी है। रियल्टी एक और ऐसा इंडेक्स है जो कि आईटी के साथ ऑब्वियसली चलता है आमतौर पे, करीब 1.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो, मीडिया, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज थोड़ी सी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। ऑल टाइम हाई हिट करने या इतनी ज़बरदस्त तेजी के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आनी बनती है, वो बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन आज फिर भी स्टार परफॉर्मर जो है वो स्टार परफॉर्मर आपको आपको आईटी ही के तौर पे ही दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अब जरा आज हम बातचीत करेंगे अंशुल जैन से, जो कि हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और जैन साहब से उनकी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, पिक्स पर बातचीत भी होती रहेगी। लेकिन जैन साहब से बातचीत करने से पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, क्या स्थिति आज देखने को मिल रही है, क्योंकि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में सारे के सारे नाम आपको आईटी ही दिखाई पड़ेंगे। आज अगर टॉप 4 गेनर देखेंगे तो उसमें बीईएल, उसके बाद विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, तीनों के तीनों नाम आईटी ही आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आज निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात की जाए तो डाइवर्सिफाइड स्पेस है, कुछ ऑटो में बिकवाली है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति, एम&एम, चारों के चारों में बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी कुछ हद तक आईटी का बोलबाला है, प्लस ओरेकल आज का स्टार परफॉर्मर, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, चारों के चारों आईटी के नाम जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। बिकवाली में यहाँ पर भी आपको कुछ हद तक ऑटो दिखाई पड़ेगा। इसमें ओला इलेक्ट्रिक है अगर, या फिर एस्कॉर्ट्स है जहाँ बिकवाली देखने को मिले, प्लस बीएससी प्रेशर में कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप साइज में भी आज जो खरीदारी है वो है वेल्सपन लिविंग, आईजीआई, जेंसार टेक और हिमाद्री केमिकल, जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जो नाम है उसमें कुछ अगर सिलेक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा प्रेशर जिन स्मॉल कैप में है उसमें प्रोमिनेंटली फर्स्ट क्राई है, आईकेएस है जहाँ पर बिकवाली है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, पीवीआर आइनॉक्स है जहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल आज आईटी, पीएसयू, बैंक में तेजी है और डाइवर्सिफाइड स्पेस में बिकवाली है, प्लस ऑटो जो कि दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं जैन साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुछ मीडिया के विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप कई सारे कास्टिंग राइटर्स के ऑफिस के बाहर देखे गए हो। कास्टिंग, वो राइटर होते हैं ना, मूवी राइटर, डायलॉग राइटर, ऐसा क्या कुछ वहाँ घूम रहे हो क्या मुंबई में? हाँ सर, मुंबई घूम रहे हैं। तो हमारी एक मुंबई में कास्टिंग राइटरों के राइटर। पास होकर आए हो क्या कुछ डायलॉग डिलीवरी के लिए, डायलॉग राइटिंग के लिए? नहीं, ये तो बचपन के शौक है सर, पिक्चर देखने की आदत है। नहीं, क्योंकि आजकल वो मित्तल साहब भी बता रहे थे, बाकी लोग भी बता रहे थे, आप डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे मारते हो, तो मुझे लगा शायद आप डायलॉग के लिए ही मुंबई गए हो, वहाँ पर एक बढ़िया राइटर वाइटर बनने के लिए। खैर, ट्रेनिंग। मित्तल साहब, सॉरी जैन साहब, मार्केट क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है बाजार? क्योंकि बढ़िया मूव है आज और मच अवेटेड आईटी इंडेक्स घूमा है आज, क्या करना चाहिए? आजकल मित्तल साहब आपको बड़े पसंद आ रहे हैं, बार बार मित्तल साहब निकल रहा है। नहीं नहीं सर, जैन साहब आप तो जानते ही हो मेरा नेचर, हमें कोई बुरा लगा ही नहीं आज तक, सभी हमें पसंद है। खैर, आपसे तो रूबरू मुखातिब होगा मैं जल्दी ही, कल ही रादर। लेकिन पहले आप ये बताओ बाजार कैसा देख रहे हो, निफ्टी बैंक? बाजार सर वैसे देख रहे हैं जैसा लास्ट वीक देख रहे थे। लास्ट वीक भी थर्सडे से अपना यही व्यू था कि बाजार इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, बेस बनाएगा और फिर 25,246 तक जाएगा। तो आज भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है और प्रोबेबली यहाँ से और 2-4 दिन कंसोलिडेशन ही चलेगा। बट अंडरटोन बुलिश है। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रैली बन रही है। मल्टीपल स्टॉक्स ने टारगेट अचीव किया है। सुबह मित्तल जी वाले शो में बताया था, अगर आप बोलें तो आपके शो में भी रिपीट कर दूं। अरविंद फैशन, जेटीएल इंडस्ट्री, वेरॉक, मोबीक्विक, स्विगी, पैसा लो, अदानी पावर, रेमंड लाइफस्टाइल, लॉरस लैब, पॉलीगैब, लक्ष्मी केमिकल,
IOL, CP, इन सब में टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे चल रहे हैं, उसी में बने रहिए, उसी में करते रहिए। जब निफ्टी में ब्रेकआउट बनने लगेगा तो वापस लार्ज कैप और इंडेक्स पे ट्रेड करने आ जाएंगे। नहीं मैं वो आता स्टॉक के ऊपर, क्योंकि मैं मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट तो नहीं थी, लेकिन हाँ पैसा लो डिजिटल मेरे पास था, नेटवर्क 18 मेरे पास था, मोबिक्विक 11% चल गया, आपका टारगेट भी बढ़िया अचीव किया, GTL इंडस्ट्रीज़ ने भी अचीव किया, वैरॉक इंजीनियरिंग ने किया, कल वो लक्ष्मी केमिकल ब्लास्ट हो गया था तो वहाँ पर भी आपके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो टारगेट तो बढ़िया अचीव हो ही रहे हैं ऑब्वियसली, उसमें तो कुछ सोचने बोझने वाली बात ही नहीं है। तो जैन साहब आज जो दारोमदार है वो दो सेक्टर पर है, एक है IT पर, एक है PSU बैंक पर। आप किस पे ज़्यादा बेट कर रहे हो? सर मैं IT पे ही बेट करूंगा। PSU बैंक मेरे को इतने नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि PSU बैंक में भी बहुत जल्दी कोई रैली आएगी। हालांकि चल ठीक ठाक रहे हैं, बट पैसा आराम से, जिसको कहते हैं कि आराम से पैसा कमाना, वो थोड़ा सा PSU काउंटर में मुश्किल होता है। IT में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लास्ट टाइम भी आप ही के शो पे बात हुई थी कि 3108 रुपए के अराउंड TCS लेके बैठना चाहिए, 3018 के आसपास TCS लेके बैठना चाहिए, 1440 1450 की रेंज में इन्फोसिस लेके बैठना चाहिए, ऑल टाइम हाई के टारगेट मिलेंगे। तो मेरा अभी भी अगर मेरे को इकलौता स्टॉक पिक करना है तो मैं इन्फोसिस पिक करके बैठ जाऊंगा ऑल टाइम हाई तक के लिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी IT सेक्टर में आपको अवेलेबल नहीं है। चार्ट्स ठीक ठाक, जो मतलब गिरावट आई थी उसके बाद रिपेयरिंग हुई है, और रिपेयर होने के बाद अब ठीक ठाक हो रहे हैं। तो जब मोमेंटम बनेगा तब ट्रेडिंग बेट देंगे, बट फिलहाल इन्वेस्टर हैं तो इस डिप का फायदा उठा के रख लीजिए, ऑल टाइम हाई पे आराम से माल बेचेंगे। तो आप डिप का फ़ायदा उठा के खरीदारी करिए और ऑल टाइम हाई के आसपास इन्फोसिस को जाता हुआ देखिए। लेकिन ये प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आप 2 दिन 4 दिन मत सोच के चलिएगा, इसके हिसाब से कामकाज कीजिएगा। अच्छा जैन साहब, ये जो ऑटो है इसमें आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, मतलब M&M हुआ, बजाज ऑटो हुआ, कोई कॉज ऑफ कंसर्न है या नियर टर्म प्रॉफिट टेकिंग है? सर प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी थी ना। ऑल टाइम हाई से 20% नीचे थे ये काउंटर, तब से अपन बात करते आ रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई प्लस 10% जाएंगे। तो TVS मोटर में 3400 आ गया, मारुति 1500 आ गया, M&M भी ऑलमोस्ट 6% गैप अप ही खुल गया था GST न्यूज के बाद, अगले दिन भी 3% चला। अशोक लीलैंड भी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 7-8% चल ही चुका है। तो एक अशोक लीलैंड में फिलहाल 154 तक की मूव बची हुई है, बट बाकी तीन में हो गया। और तीनों मेजर काउंटर जिनमें हैवी वेट्स हैं उनमें अगर टारगेट अचीव हुए हैं और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बट नेचुरल है कि इंडेक्स भी थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अब वही है कि 4 में से 3 चल चुके हैं, तो अब चौथे में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है। हालांकि अभी भी 20 रुपए यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट अब मेरा ऑटो सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। जब ऑल टाइम हाई से 20% नीचे था, बार बार बोल रहा था कि लेके चलिए ऑल टाइम हाई और 10% ऊपर मिलेगा। अब उस टाइप का कॉन्फिडेंस मेरा ऑटो से निकल के मेटल में आने लगा है। मेटल में अच्छे चार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, मोमेंटम बनेगा तो यहाँ से मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर 10% आराम से निकलेगा। ओके, चलिए, तो आपको ऑटो, IT, बाजार, इन सब पे राय जैन साहब ने अपनी दी है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से कोई भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो आप 9311121874 ये व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 93 मेल ID के जरिए, यानी कि money9query@tv9.com पर। और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जैन साहब, सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है विवेक रेड्डी साहब का। यथार्थ हॉस्पिटल पर ऑल टाइम हाई शेयर काट रहा है, अब इसमें ये नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या यहाँ खरीदारी करें या वेट करें, और टारगेट स्टॉप लॉस? सर देखिए, यथार्थ नीचे में हमने बाई दिया था, ट्रेडिंग बेट का टारगेट अपना कंप्लीट हुआ है 690 करीब करीब। जब 693 का ब्रेकआउट था 10% अपसाइड, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग थोड़ी सी खतरनाक होगी, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज 722 पे छूटे हैं। तो या तो प्राइस नीचे आ जाए या मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए। जब दोनों का मिलन हो जाएगा उसके बाद एक वापस अपसाइड मिलेगी। ओवरऑल जो ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, इसका टारगेट बहुत आराम से पूरा, क्योंकि 190 दिन का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट 1000 रुपए है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं 1000 1100 दोनों टारगेट मिल सकते हैं। अगर ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा समय रुकिए, नया बेट बनने में टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा सा एक रणनीति बताया गया है, आप उसके हिसाब से प्ले करिएगा, लेकिन ये एक बढ़िया तेज़ी में है, सो बहुत स्ट्रांगली अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करिएगा। सौरभ जी का सवाल आया है। पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और आपको 2 दिन से ढूंढ रहे थे, शायद आप मिले नहीं इन्हें क्योंकि आप मुंबई में कहीं व्यस्त थे अपने काम में। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 से 2 स्टॉक बता दीजिए 1 महीने के लिए जिसमें निवेश कर सके। वैसे तो निवेश वर्ड सही नहीं 1 महीने के लिए, जिसमें ट्रेड कर सके,
वो आप बता दीजिए। सर देखिए, अभी तो बहुत सारे के टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो मेरे पास एक नया काउंटर है जो अभी मैंने एरिस इंफ्रा, इस पे अगर देख लें, क्योंकि आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट अच्छे चल रहे हैं मोबीक्विक में, इंडियन आईटीसी होटल में, और एक और किसमें, मोबीक्विक, स्विगी, और इसमें तीन में आईपीओ बेस अच्छे चले थे। अब नया चलना चालू किया है एरिस इंफ्रा। ये सुबह 160 रुपए से बताते आ रहा हूँ, अभी 167 हो गया है। और ये फटाफट में आपको 179 तक निकल जाएगा। 32 दिन का पूरा आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है। कल ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी, आज ओपन लो के साथ चला है यहाँ से 179। और 179 निकलते ही से 179 निकलते से 208 रुपए का ऑल टाइम हाई है, वो भी मिल जाएगा। उसके ऊपर तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है, यहाँ से आपको बाई करके चलना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक चला है। तो दो की जगह एक कीजिए, लेकिन अच्छा कीजिए। जरूरी नहीं कि दो में करें, एक में भी पैसा कमाया जा सकता है। 179 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। और 208 रुपए पे तो प्रॉफिट बुक करनी ही है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है, तो एक बार वहां पे सेलिंग आएगी ही आएगी। तो एक बार के लिए आप एयरिस इंफ्रा देख सकते हैं। मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है, हमारे सारे क्लाइंट्स लॉन्ग है। मीडिया पे भी बाय दिया है, सुबह भी मनी 9 पे बाय दिया था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ लेके चलिए। 179 आपको बहुत जल्दी में मिलेगा, 208 भी जल्दी ही मिलेगा। ओके। इसके अलावा गरवारे हाईटेक, सुशील जी का एक सवाल आया है, ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने पूछा है गरवारे हाईटेक में क्या करें। ये यूएस के चक्कर में प्रेशर में था, आज यूएस जैसी ईज ऑफ हुआ ये ब्लास्ट हो गया, क्या किया जाए? हम्म, गरवारे गरवारे, तो ये गरवारे और ये आपका आ, कजारिया सेम ही काम करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, गरवारे हाईटेक जो है ये पॉली चिप्स से हाईटेक फिल्म्स बनाने के कामकाज के अंदर है, पैकेजिंग के लिए इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है, और जो वो है वो सेरामिक्स के कामकाज में है। ओके सर, वीकली चार्ट पे एक बढ़िया रिवर्सल बना है। आज 338 के का वॉल्यूम है, 500% वॉल्यूम राइज। मेरे पैटर्न पे तो नहीं है, लेकिन जो बाउंस बैक प्ले करते हैं उनके पैटर्न पे जरूर ये स्टॉक होगा। 4000 तक का अपसाइड मिल सकती है, 3785 से लेके 4000 तक की। मेरे पैटर्न पे नहीं है तो मैं बाई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सिमिलर अगर मतलब अगर बाई देखना ही है तो कजारिया पे भी बाइंग अच्छी ब्रेकआउट आई है, तो कजारिया देख सकते हैं अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो। तो कजारिया एक बार को आप देख सकते हैं अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ रहा है। सौरभ अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कोई सीमेंट स्टॉक बता दीजिए 2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी नज़र में है क्या कोई? 2 साल के नजरिए से तो सर हमने एल&टी फाइनेंस दिया ही था 170 पे, आज 240 रुपए करीब खड़ा है, 500 तक जा रहा है। नहीं, अदानी सीमेंट पावर स्टॉक, कितनी बार जैन साहब सीमेंट स्टॉक, अच्छा, सीमेंट स्टॉक सीमेंट पूछ रहे स्टॉक। हैं जी। सीमेंट तो सर आप देखिए कोई भी लेके छोड़ दीजिए, आपको 2 साल में बढ़िया रिटर्न बन जाएंगे। स्टार सीमेंट का टारगेट अचीव हुआ है, सागर सीमेंट डेवलपमेंट में है, तो सागर सीमेंट ले लीजिए। या अगर 2 साल का नजरिया है तो स्टार सीमेंट भी ले सकते हैं। सेफ प्ले करना है, मतलब कैपिटल को थोड़ा सा रिस्क पे कम डालना है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होती है। अगर आपको थोड़ी सी रिस्क कम करके कैपिटल सेफ रखनी है तो लार्ज कैप में चले जाइए। एसीसी आपको यहाँ से ऑल टाइम हाई मिल जाएगा, अंबुजा सीमेंट ऑल टाइम हाई मिल जाएगा, अल्ट्राटेक और ग्रासिम में यहाँ से 20-20% की अपसाइड मिल जाएगी। 2 साल में सीमेंट बम्पर फटने वाला है, तो एकदम बम की तरह फटेगा। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, 2 साल में इतने बड़े रिटर्न कैसे आ गए। तो कोई भी स्टॉक आप लेके छोड़ दीजिए। मेरी पर्सनल फेवरेट पिक आप पूछेंगे तो मेरे को सागर सीमेंट और स्टार सीमेंट छोटे में अच्छा लगता है। बड़े में मेरे को एसीसी बेस्ट लगता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से भी गिरा हुआ है। अंबुजा सीमेंट अच्छा लगता है, और अल्ट्राटेक और ग्रासिम भी ठीक लग रहे हैं। ओके, वैभव साहब जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि इम्फा के शेयर खरीदना चाहते हैं, इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज, इसका शेयर खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये सही है? और अगर नहीं सही है तो कोई और मेटल स्टॉक? सर देखिए, मेटल स्टॉक में आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे मेटल से दूर रहिए। हालांकि साल स्टील जैसी कंपनी या बाकी कंपनी चली भी हैं, लेकिन मैं बाई कॉल देने से बचा हूं, क्योंकि मेटल इंडेक्स उस जगह पे खड़ा है जहां पे अगर ब्रेकआउट दे दिया तो जैसे 20% नीचे से ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई प्लस 10% ऑटो में मिला है, उस टाइप का मूव मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ तब बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो छोटे काउंटर से दूर रहिए, लार्ज कैप पे चिपके रहिए। टाटा स्टील में ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो मैं खुद ही बाई करूंगा, तो उस पर बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दूंगा। आप अपने लिए पसंद करके रखिए हिंडाल्को, और थर्ड चॉइस आएगी वेदांता। ये दो शेयर आप पकड़ के रखिए, बम्पर पैसा देने वाला है हिंडाल्को। लगभग सभी क्लाइंटों को जो 2 साल 3 साल के
प्रोस्पेक्टिव से माल खरीदते हैं, 640 रुपए से लॉन्ग है। यहाँ पे भी ले लीजिए, 1000 रुपए तो आराम से क्रॉस कर रहा है, बल्कि 1200 रुपए भी मिल जाए तो बहुत अच्छी किस्मत आपकी होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि 1200 रुपए जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए 1000 रुपए पकड़ रहा हूँ। तो हिंडाल्को बेस्ट ऑप्शन है। टाटा स्टील चूंकि मैं खुद ही खरीदूंगा, आपको पता ही है कि कुल 4-5 काउंटर में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो टाटा स्टील पे सलाह नहीं दूंगा, बट हिंडाल्को आपको लेके चलना है। मेरे सारे क्लाइंट्स के पास पड़ा हुआ है, 1000 रुपए कम से कम टारगेट है। तो हिंडाल्को एक बहुत अच्छा विकल्प है। इनफैक्ट पूरा ग्रुप की बाकी कंपनियां अपने नए हाई बना के आई हैं, हिंडाल्को सबसे बड़ा लैगार्ड है इस ग्रुप की बाकी कंपनियों के मुकाबले। सो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ कैचअप हो, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नज़र रखिएगा। मॉस्चिप पे नई खरीदारी रेणु सिंघल जी करना चाह रही हैं 3 से 4 महीने के लिए, कंसीडरिंग कि ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन के चुका है। डायरेक्टर साहब जरा इसका YTD चार्ट लगाइए, 6 महीने का चार्ट लगाइए, वो आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखा पाएगी किस तरह से एक तरफा तेज़ी स्टॉक ने पकड़ी है, खास तौर से सेमीकंडक्टर थीम के आधार पर। तो जो ये बड़ी तेज़ी इसने 6 महीने में दिखाई है, YTD दिखाई है, उसके बाद अब लेना चाहिए क्या जैन साहब? सर मेरे को मॉस्शिप अभी यहाँ से तो बाई नहीं लग रहा है, बट काउंटर में कोई बहुत खास दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीम रन अप हो चुका है, ATR एक्सटेंशन कैंडल बनी थी मंडे को, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और मॉस्शिप मेरे को याद है कि 204 रुपए के राउंड मैंने बाई दिया भी था, तो फटाफट ATR एक्सटेंशन कैंडल आ गई 260 रुपए जाके। तो यहाँ पे या तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 220 का और होल्ड कीजिए, नेक्स्ट लेग में आपको मिल सकता है 300 रुपए तक। बट जो बहुत अच्छी इजी मनी एनवायरनमेंट वाली दिन है तेजी, वो निकल चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समय लग सकता है। 150 का शेयर 250 होके आ गया। सो ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। सो अभी इसमें नया जाने से थोड़ा बचिएगा। अदानी पावर शैलेंद्र सिंह साहब के पास है करीब 555 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? सर अदानी पावर बोला आपने? जी। अरे वाह, सुन के बहुत बेहतरीन लगा सर। इतने दिन बाद चला है फाइनली, अदानी एक चलना चालू किया है। अब देखिए इसमें स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद रिलायंस अटक गया था, बजाज फाइनेंस अटक गया, तो ये अटक जाते हैं। तो एक बार के लिए नीचे से जिसने भी जिस भाव में लिया है, क्योंकि मेरे को याद है 500 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ, अब आपने जिस भी भाव में, जिसने जिसने जिस जिस भाव में लिया है, आधी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बाकी आधी 680 पे कर लीजिएगा स्प्लिट आने के पहले। अगर स्प्लिट आने के पहले 680 नहीं आया, तो जो भी भाव होगा स्प्लिट आने पे एक बार निकल जाइएगा, क्योंकि फिर ये कंसोलिडेशन में जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब तक ये खत्म होगा, अदानी पावर की मूव खत्म होगी, तब तक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन वो भी चलना चालू किया, उसके बाद ATGL का नंबर लगेगा। तो रोटेशन पॉलिसी में अदानी पावर के बाद अदानी ग्रीन, फिर ATGL, उसके बाद फिर अदानी पावर का नंबर आ जाएगा। तो उस हिसाब से रोटेशन पॉलिसी में चलता रहेगा। और ये स्टॉक्स अगले 2 साल छोड़ देंगे तो कम से कम 200-250% रिटर्न तो आराम से निकालेंगे। तो मैं अदानी ग्रीन उसी हिसाब से लेके बैठा हूँ 1450 तक के लिए। तो आप भी थोड़ा सा लंबा समय लेके चलिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कीजिए थोड़ी सी। तो आपको एक राय दी गई है अदानी पावर के संदर्भ में, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। वैसे भी पूरा ग्रुप कुछ कुछ समय में अब चलना शुरू हुआ है, बहुत ही अंतराल के बाद। भावना शर्मा जी पूछ रही है कि VIP इंडस्ट्री आपने बोला था वेट करने के लिए 440 के अराउंड, अब क्या करें? VIP इंडस्ट्री 440 में 400 आज ब्रेकआउट दे रहा है, आज ब्रेकआउट दे रहा है और बहुत बढ़िया कैंडल है। बस मेरी समस्या ये है कि एवरेज वॉल्यूम इसमें 8,15,000 शेयर का होता है, और अभी बाजार खुले मतलब 2 ही घंटा रह गया ट्रेडिंग का, और वॉल्यूम अभी 50 डे एवरेज वॉल्यूम टेस्ट नहीं कर पाया है, इसीलिए मैंने बाई नहीं दिया है। नहीं तो 438 का जो ब्रेकआउट आया है, इसका सीधा सीधा टारगेट 467 और ऊपर में 486 रुपए है। वॉल्यूम नहीं है इसलिए मैंने बाई नहीं दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें, मैं तो जनरली नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम इज लाइक पेट्रोल, गाड़ी में अगर पेट्रोल है तो वो हाईवे पे 500 नहीं 1000 किलोमीटर दौड़ जाएगी। तो अगर उस एक चीज को आप इग्नोर कर दें, तो आपको मान लीजिए कि 486-490 तक के टारगेट मिल रहे हैं। तो एक राय आपको दी गई है, आप मैम उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल जो हमारे पास आया है वो आया है साबिर अली साहब का, असाही इंडिया ग्लास को लेके 877 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है, आप क्या राय रखते हैं उस पर? असाही इंडिया, असाही इंडिया सर, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के पास बहुत ज्यादा घूम रहा है स्टॉक। 834 रुपए का 192 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद
ये हो गया है 49 डेज, जब ब्रेकआउट के आसी पास वो वहीं पे घूम रहा है। तो स्टॉक में जैसे ही 890 रुपये निकलेगा, 1100 रुपये खुल जाएगा। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 890 के ऊपर बाई कीजिएगा। दोनों 890 के ऊपर जो ब्रेकआउट बाई करेगा या जिसके पास एग्जिस्टिंग है, दोनों के लिए 800 रुपये स्टॉप लॉस है और 1100 रुपये का टारगेट है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप इसके हिसाब से ही कॉल ले सकते हैं। कुछ और नामों में एक सवाल आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, आर वघेला साहब का। वो पूछ रहे हैं कि किन लेवल्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पे आप खरीदते रहते हो, बेचते रहते हो। सो क्या करें रिलायंस में भी? सर मैं बैठा हूँ 1328 रुपए के लिए। 1328 के नीचे जब वीकली चार्ट पे मेरे को बुलिश एविडेंस मिलेगा, मैं रिलायंस अपने पोर्टफोलियो में भर के बैठ जाऊंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। 1328 के नीचे जैसे ही बुलिश एविडेंस मिलेगा, और जब बुलिश एविडेंस मिलेगा तो मनी नाइन पे मैं जरूर बता भी दूंगा कि बुलिश एविडेंस मिल गया है और मैंने बाई कर लिया है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 1328 के नीचे अच्छी प्राइस बन जाएगी बाइंग की। 2000 से 2400 रुपए का टारगेट रहेगा। तो आपको एक राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दी गई है, और क्योंकि जैन साहब आम तौर पे ट्रेड करते हैं तो उन्होंने ये बता दिया क्या करा जा सकता है। अब वो खरीदे या नहीं खरीदे, वो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। रैलिस इंडिया जायद अली साहब के पास है 365 रुपए की दाम पर शॉर्ट टर्म में, इसे आप कैसे देख रहे हो? एग्जिट कर लेना चाहिए सर। रैलिस इंडिया वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन आ रहा है, ये काउंटर गिरते पड़ते 300 रुपए तक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, और अगर वो नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 253 भी मिल जाएगा। वीकली पे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो रिस्क मत लीजिए, एक बार एग्जिट कर लीजिए। या तो मतलब ये ब्रेकडाउन फेल होगा तो हम बाई दे ही देंगे क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैप हो जाएंगे। एक बार तो एग्जिट कर लीजिए। तो एक बार को एग्जिट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रैलिस इंडिया के हिसाब से। शिवांश फैमिली पहले तो आपको बाज़ार का सुपरस्टार बोल रहे हैं और आपको अपने रिगार्ड्स भी दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि नेट न्यूजन सॉफ्ट इनके पास है 940 रुपये पर, और सोनाटा सॉफ्ट है इनके पास 400 रुपये पर। सो अभी तो फिलहाल लॉस है, क्या करना चाहिए, कहाँ टारगेट, कहाँ स्टॉप लॉस? न्यूजेन और सोनाटा सॉफ्टवेयर। सर सोनाटा सॉफ्टवेयर तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। साइडवेज है, ना ऊपर जाते हुए दिख रहा है ना नीचे जाते हुए दिख रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन और करेक्शन अपना कंप्लीट कर रहा है। तो अगले 4-6 महीने तो मेरे को कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है, तो इसको तो छोड़ ही दें। आप रखे भी रहेंगे तो यहीं रहेगा, निकल भी जाएंगे तो भी 4-6 महीने बाद आपको 2-5-10 रुपए ऊपर नीचे मिल जाएगा। वहीं पे न्यू जेन में जब तक 970 के नीचे है, मैं वेट कर रहा हूँ बस। 970 निकले, क्योंकि वीकली पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ वीक ऑफ इनसाइड बार है। अगर 970 का ब्रेकआउट मिला, अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद ना मिले, 10% चांस है कि ना मिले, 90% चांस है कि न्यू जेन में आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो 970 का जैसे ही ब्रेकआउट मिले, स्टॉक में आराम से लॉन्ग पोजीशन एंटर कर लीजिएगा। 1100 रुपये कम से कम टारगेट मिलेगा, और उसके ऊपर 1242 तक का टारगेट मिल सकता है। तो 970 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद घुसिएगा। तो 970 के निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ कीजिएगा। पीयूष पराशर साहब हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने सिरमा एसजीएस के शेयर ले रखे हैं 800 रुपये पे, करीब करीब 83 शेयर इनके पास हैं। और ये लिया तो इन्होंने सही शेयर है, लेकिन तब लिया जब ये ऑलरेडी बड़ा रनअप बना के अपने ऑल टाइम हाइस को हिट कर रहा है। क्या किया जाए? तो देखिए, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। 90 हफ्ते और डेली पे 430 दिन का बेस ब्रेकआउट जब 660 पे आया था, तो मेरे ख्याल से ये वेटनसडे आया था। हाँ, वेटनसडे आया था, वेटनसडे 9 जुलाई 2025 को। तो ये आप ही के शो पे मैंने बाई दिया था कि ब्रेकआउट आ रहा है 430 दिन का। 660 में बाई कीजिए, 1000 रुपये तक जाएगा। तो कंफर्टेबली 1000 रुपये तरफ की जो जर्नी है वो ये कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि आप थोड़ा सा लेट खरीदे हैं, तो आपके लिए रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। बट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 780 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। 1000 रुपए मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो मेरी सलाह है कि जब ब्रेकआउट आ रहा है, तो नियर ब्रेकआउट जितना आप खरीदेंगे ना, स्टॉप लॉस आपका उतना छोटा रहेगा, रिस्क उतनी कम रहेगी, रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा रहेगा। तो लेट मत खरीदिए। तो आपको एक राय दी गई है, आप सिरमा एसजीएस को उसके हिसाब से देखिए, लेकिन ये भूलिएगा नहीं कि ये शेयर लगातार नए हाईज भी बना रहा है। अभिषेक जी का एक सवाल आया है, ये लखनऊ से है पहले तो, और ये पूछ रहे हैं कि कैप्री ग्लोबल में क्या करना चाहिए, 1 साल का इनका नजरिया है। कैप्री ग्लोबल, अच्छा, सीजीसीएल। सीजीसीएल सीजीसीएल और सर देखिए, सीजीसीएल में 110 दिन, 112 दिन, 113 दिन हो चुके हैं बेस बनाते हुए।
अगर ये स्टॉक 195 निकाल लेता है तो मेरी वॉच लिस्ट में, एक्टिव वॉच लिस्ट में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्जिन जो 19 से 23% के बीच में झूलते थे, वो एकदम से बढ़ के जून क्वार्टर में 31% के आए हैं, जिसकी वजह से ईपीएस ग्रोथ 123% हुई है। बढ़े हुए मार्जिन पे 40% सेल्स भी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ आई है। बट स्टॉक जब तक 195 नहीं निकलता मैं बाई नहीं करूंगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में 195 निकलते ही, जैसे आज एरिस इंफ्रा 158 से बाई देते आ रहा हूँ, ऐसी सीजीसीएल बाई दूंगा। ऊपर में 240 का टारगेट रहेगा, तो 195 निकलने के बाद तुरंत बाई कर लीजिएगा, 240 मिल जाएगा। अभिजीत जी का एक सवाल आया है, ये एप्टस वैल्यू होम पे बातचीत करना चाह रहे हैं। 340 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है और 200 शेयर इनके पास हैं। यहाँ क्या करें? सर एप्टस वैल्यू में अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, 365 निकलता है तो बढ़िया बाई बनेगा 450 तक के लिए। तो फिलहाल समय काट रहा है, आप भी समय काटिए। जब ब्रेकआउट ले ले 365 के ऊपर तो घुस जाइएगा। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स 84 रुपये का दाम है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है अभिषेक जी ने। और अब ये दोबारा थीम में आना शुरू हुआ है सालों बाद सेमीकंडक्टर में, जहां पुरानी हिस्ट्री जिसको पता होगी वही जानता होगा उसके बारे में, लेकिन नई हिस्ट्री में अब ये सेमीकंडक्टर का प्लेयर बन के सामने आया है। क्या किया जाए? सर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, क्लाइंट हमारे लॉन्ग हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पहले वजह बताता हूँ। यही 76 रुपए के आसपास बाई दिया है। पहले टेक्निकल रीजन बता देता हूँ। 135 दिन का पूरा बॉक्स बना था, बॉक्स का ब्रेकआउट आया है 57 मिलियन पे, मिलियन के वॉल्यूम पे, जो कि 2743% वॉल्यूम राइज है। ये ब्रेकआउट आया है मंडे को। आज कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग मिली है। अगर ये स्टॉक फटा तो आराम से 95 तक चला जाएगा। तो 4% 5% की कुल रिस्क है और 20% के ऊपर की अपसाइड मिल सकती है। ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसकी वजह बताता हूँ। अभी मेरा फ्रेंड है, उसको पीएमएस करना है, फैमिली प्रॉपर्टीज बेची हैं, तो लंबा पैसा आया है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट कराना है, तो हम लोग पीएमएस शॉपिंग पे निकले थे। मल्टीपल फंड मैनेजर्स से हम लोगों ने पिछले 4 दिन में बात की, जिसमें आपने भी मेरी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा निचोड़ मेरा ये निकल के आया म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का, कि जहां भी ऑपरेटिंग मार्जिन और सेल्स दोनों बढ़ रही हैं, थोड़ा सा उन स्टॉक में अगर टेक्निकल अच्छा है तो बाई कर लो, बड़ा पैसा बन जाएगा। तो ये मैं आपको पीएमएस का सीक्रेट रिवील करके जा रहा हूँ, कि अगर आप थोड़ा सा सेल्स पे और थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन पे ध्यान दे रहे हैं और उसके साथ चार्ट पैटर्न अच्छा है, स्टॉक में 20% की मूव आराम से मिल जाएगी। ऐसे 5 स्टॉक भी आपने ढूंढ लिए तो 100%, यानी आपकी कैपिटल डबल, मल्टी बैगर के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमआईसी उसी लिहाज से 18% का लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में मार्जिन था, 28% का जून क्वार्टर में मार्जिन दिया है। और सेल्स बढ़ी है 8% जून में और 95% मार्च में। तो उस लिहाज से मेरे को लग रहा है कि 95 रुपए तक आराम से जा सकता है। हमारे क्लाइंट 76 रुपए से लॉन्ग हो सकते हैं। तो एक राय आपको दी गई है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, और आपसे उस पर और बात करूंगा अभी मैं आगे चल के, कि जो आपने अलग अलग फंड वालों से बात की है, क्या जिस्ट निकल रहा है, क्या स्टोरी बन रही है। क्योंकि ये बात मुझे पता है कि आपने 8-10 फंड वालों से बात की है मुंबई में, सो इसलिए उस पर बात करना ज़रूरी है। आगे चल के बात करते हैं उस पर। खैर आगे बढ़ते हैं। और साई लाइफ का IPO मिला है रजत गुप्ता साहब को, और IPO के टाइम से इनके पास है। अब ये क्या करें? साई लाइफ तो मेरे को याद है कि आप ही के शो पे शायद जब ब्रेकआउट आया था तब हमने बाई दिया था। हाँ, ये थर्सडे के आसपास, वेडनेसडे, 6 या 7 अगस्त के आसपास हमने डिस्कस किया था कि इसमें ब्रेकआउट आया 802 रुपए का, 950 तक का टारगेट है, और इसमें हाई बना है 943 का, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव था। तब से हमने अभी वॉच लिस्ट से बाहर है। हालांकि पुल बैक में 802 रुपए बहुत प्रॉपरली इसने डिफेंड किया है, तो अब नया पैटर्न अगर बना तो 1200 तक जा सकता है। तो अगर आप इतने समय रखे हैं, 800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बहुत छोटा सा 60 रुपए की रिस्क है। अगर ये रिस्क लेते हैं तो पूरी उम्मीद है कि 1200 रुपए तक की अपसाइड आपको मिल सकती है। ओके। स्वप्निल जी हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के शेयर है, 190 रुपए के दाम पे खरीदारी है। यहाँ क्या करना चाहिए? ठीक लग रहा है सर। पैटर्न 185.5 का ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो फिर 219 और 247 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो मेरे को स्टॉक ठीक लग रहा है, बट 185-25 निकलना बहुत जरूरी है। देवेंद्र बुद्धि राजा साहब ने एक सवाल पूछा है मयूर यूनिकोटर को लेके। 592 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, और ये कंपनी वैसे तो अच्छी है और जिस बिजनेस में है वो भी काफ़ी यूनिक है, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? सर चार्ट पे तो कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। एक रेंज बनी हुई है 626 ऊपर में और ब्रॉडली 500 रुपए 480 रुपए नीचे में।
इसी रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, और ये रेंज प्रोबेबली कुछ लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकती है। ओके, जेएम फाइनेंशियल खरीद रखा है मनोज कुमार जी ने, यहां क्या करना चाहिए 200 शेयर 190 रुपए के दाम पे? जेएम फाइनेंशियल तो जब 189 करीब टारगेट कंप्लीट हुए तब से बोल रहा हूँ कि ये या तो साइडवेज रहेगा या प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा। तो फिलहाल तो साइडवेज है, और वीकली चार्ट पे भी लग भी नहीं रहा 2-3 हफ्ते कोई बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। बट ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है, जब तक ये 150 के ऊपर है मे बी 225 230 तक जा सकता है। बट जो बढ़िया जूस था वो निकल चुका। अब वही है, छिलका बार बार आप जूसर में डालेंगे तो कुछ तो रस निकलेगा ही, बट बढ़िया जूस जो था वो निकल चुका है इसमें। इनफैक्ट आज डे लो पर भी कामकाज कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जैन साहब, आप भी देखना, जेएम फाइनेंशियल ने आज कार ट्रेड को डाउनग्रेड किया था। तो जरा जेएम फाइनेंशियल 5% नीचे और कार ट्रेड भी लेके आई है। तो कार ट्रेड के अंदर भी करीब करीब 18% का आज एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक तरफ कार ट्रेड जिसको जेएम फाइनेंशियल ने डाउनग्रेड किया है, डॉक्टर साहब कार ट्रेड का शेयर लेकर आई है, वहां पर जिस तरह की गिरावट आई है, लाइकवाइज ये कार ट्रेड है 8% नीचे, एक समय पर ये भी 18% नीचे था, तो ये भी 8% नीचे, और जेएम फाइनेंशियल जिसने डाउनग्रेड किया है वो भी 5% नीचे कामकाज कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी का एक सवाल आया, कुणाल खरबंदा साहब का, ये पूछ रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें। 2 साल के लिए इन्होंने नजरिया पूछा है, और क्या ये मल्टी बैगर होगा, 100 रुपये जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो? सर पहले तो मैं मल्टी बैगर चेज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर 10% वाले 10 ट्रेड कर लूंगा तो 100% मेरी कैपिटल वैसे डबल हो जाएगी। मेरे को मल्टी बैगर चाहिए नहीं अपनी कैपिटल डबल करने के लिए। मेरे को तो 10% चलने वाले 10 स्टॉक चाहिए। 250 ट्रेडिंग डे में 10 स्टॉक तो मिल ही जाते हैं, तो मेरे को मल्टी बैगर वैसे भी नहीं पसंद है क्योंकि मिलते नहीं है। दूसरा, ओला में एक छोटा सा ब्रेकआउट था 48.5, टारगेट था 66.66। जब ये अचीव हुआ था 3 सितंबर को, उसके ऊपर जाके क्लोज किया था, तब से मैं बोल रहा हूँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब 66 रुपए 66 पैसे के ऊपर टिके तो 80-80 आ सकता है। इसके अलावा मेरे पास इसमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जो एक बाउंस बैक का व्यू था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टॉक को मतलब बहुत व्यू नहीं लेना चाहता हूँ। या तो कुछ फंडामेंटली सुधर रहा है तभी इतना इंस्टीट्यूशन बाइंग आई है, या फिर मे बी एक इंस्टीट्यूशन बाइंग दिखा के लॉन्ग्स को ट्रैप किया जा रहा है। तो मेरे को क्लैरिटी नहीं है, और 2 साल की क्लैरिटी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको या तो विनीत जी दे देंगे या प्रशांत दे देगा, बट 2 साल की क्लैरिटी मेरे पास नहीं है स्टॉक में। हाँ, नीचे नेक्स्ट टाइम में जब ये 66 के ऊपर टिकेगा तो एक बार 80 रुपए तक के लिए मैं प्ले कर सकता हूँ। नहीं जैन साहब, एक बात समझाना कि एक नॉर्मल, मतलब कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कुछ 2-3 दिनों में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल कि एक कई लोगों का कहना है कि मुझे कोई पेनी स्टॉक बता दीजिए जो मल्टी बैगर बन जाए, या कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जो मल्टी बैगर बन जाए। ये मल्टी बैगर की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है, पहला? और दूसरा, आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक 1 साल 2 साल में मल्टी बैगर बन सकता है? देखिए सर, मल्टी बैगर सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए मल्टी बैगर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होता है 4%, और मेरा टारगेट होता है 8 साढ़े 8%, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। जो अगर ठीक से आपने कर लिया और 40-45% भी आपके सौदे सही बैठ गए तो आप पैसा कमा के निकल जाएंगे। 80-90% भी सही होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मल्टी बैगर क्या होता है कि मैंने लिया 4% के स्टॉप लॉस से, और 8% की जगह स्टॉक एकदम से फट गया, जैसे मोबीक्विक एकदम से 30% फट गया, तो 4% की रिस्क पे 30% चल गया, यानी मेरी रिस्क पे 7-8 गुना रिटर्न दे गया। मेरे लिए तो वही मल्टी बैगर हो गया। तो सबका मल्टी बैगर अलग है, लेकिन जो जनरल मार्केट में परसेप्शन है मल्टी बैगर का कि 500 600 800% चल जाए, जैसे बजाज फाइनेंस 100 रुपए का 10,000 रुपए हो गया या इस टाइप का कुछ। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं राकेश झुनझुनवाला का, टाइटन उनके लिए मल्टी बैगर रहा। 5-10 रुपए का शेयर लिया है, आज 3,000 रुपए चल रहा है। तो ये चीज याद रखिए कि उनने 4 से 5 बार स्टॉक को ऑल टाइम हाई से 60-60% टूटते हुए भी देखा है। 40% 30% के तो नॉर्मल करेक्शन उन्होंने देखे हुए हैं। क्या आपके पास उतना पेशेंस है कि आप स्टॉक 30 और 50% टूटते हुए देख के नहीं घबराएंगे? तब तो कोई फंडामेंटल एनालिस्ट आपको कोई ना कोई अच्छा स्टॉक बता ही देगा। लेकिन मैं तो मतलब 4-5% से ज्यादा स्टॉक टूटे तो मैं घबरा जाता हूँ, और मैं अपना स्टॉप लॉस काट के निकल जाता हूँ, नई ट्रेडिंग बेट पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मेरा वो माइंडसेट नहीं है कि मैं इतनी लंबी डाउनसाइड देख सकूं। तो मैं वो सब ढूंढना भी मतलब मैं नहीं ढूंढता हूँ। मेरे को तो ये चाहिए कि 4% स्टॉप लॉस, 8-9% का टारगेट मिल जाए, और अगर खिंच गया वो 30-32% तो मेरे लिए वही मल्टी बैगर हो गया। ओके, तो
क्या है मल्टीबैगर, कैसे है मल्टीबैगर, इस पर एक राय आपको जैन साहब ने दी है। और झुंझुनवाला साहब का जो एग्जाम्पल है उसमें आप सबको पता है कि 2003 से वो टाइटन में इन्वेस्टेड रहे, 2026 तक पहुंच ही गए हम। सो ऑलरेडी वो इस तरह का बड़ा स्टेक रखते रहे, 20 साल उन्होंने उस कंपनी को होल्ड किया, तब जाकर उनको उस तरह का रिटर्न आया। सो ये पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। JSW इंफ्रा या L&T फाइनेंस, इनमें से अगर किसी में एंट्री करनी हो तो किस में करें, ये रिंटू सरकार साहब पूछ रहे हैं। सर JSW सॉरी LTF में तो 170 रुपए पे एंट्री थी, अब तो उसके मजे लेने के समय आ गया है, 235 240 चल रहा है। अब जब नया पुल बैक थोड़ा सा बनेगा तो फिर री एंट्री करेंगे। JSW इंफ्रा अभी हमने अपने क्लाइंट्स को वापस से ट्रेडिंग बेट बाई दी थी 300 रुपए के आसपास, 315 चल रहा है, 319 327 का टारगेट दिया है। 327 निकलते ही से 360 का ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 399 चला जाएगा। तो फिलहाल तो 328 के ऊपर निकलते ही से JSW इंफ्रा बाई करना चाहिए आपको। ओके, तो JSW इंफ्रा ज़्यादा बेटर इन दोनों में दिखाई पड़ रहा है।